हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं और ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिले हैं। मोस्टली ये क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम में ही आपको देखने के लिए मिले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप करने के लिए एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराए जाएंगे और आप लोगों को इसमें जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को नोट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके पास एक पेन और एक नोटबुक होनी चाहिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, द प्रोडक्ट ऑफ बिस्लर नेपल्स्की सिंथेसिस इज, यानी कि बिस्लर नेपल्स्की जो संश्लेषण होता है वो जो होता है उसमें जो उत्पाद बनता है, मतलब प्रोडक्ट बनता है, वो कौन सा बनता है। देखिए, आप लोगों को बताएं कि जो प्रोडक्ट बनता है वो बनती हैं 6 मेंबर्ड रिंग होती हैं, 2 6 मेंबर्ड रिंग होती हैं। तो सबसे पहले ये देख लें यहाँ 6 मेंबर्ड रिंग, 2 6 मेंबर्ड रिंग किस में आती हैं। देखिए, प्रिडीन की बात करते हैं तो प्रिडीन 1 6 मेंबर्ड रिंग होती है। अगर इंडोल की बात करते हैं तो इसमें भी 6 मेंबर्ड रिंग जो आती है वो 1 ही आती है। तो जो आपकी रिंग आती हैं वो आइसोक्यूनोलिन और क्यूनोलिन में आती हैं। हम दोनों का फॉर्मूला लिख रहे हैं। जो आपका क्यूनोलिन होता है, क्यूनोलिन का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूनोलिन का फॉर्मूला होता है आपका एन, ये क्यूनोलिन का फॉर्मूला होता है। और दूसरा फॉर्मूला किसका होता है? आइसोक्यूनोलिन का फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला बना रहे हैं, ये किसका है? ये आइसोक्यूनोलिन। आइसोक्यूनोलिन में कहाँ एन होता है? यहाँ एन होता है। और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, ये आइसोक्यूनोलिन है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? आइसोक्यूनोलिन। यहाँ से हमें किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, मतलब आइसोक्यूनोलिन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अमाइड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमाइंस बाय, मतलब अमाइंस में अमाइड को कन्वर्ट करने के लिए कौन सी रिएक्शन प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ जो रिएक्शन है, सारी की सारी नेम रिएक्शन दी गई हैं। फर्स्ट है होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, सेकंड क्लेजन सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन एंड वुड्स रिएक्शन। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं किसके साथ? वुड्स रिएक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। वुड्स रिएक्शन क्या होती है? अगर हम RX लें और इसकी रिएक्शन किससे करा दें? 2Na से करा दें, सोडियम से करा दें, और एक और मोल ले लें किसका? XR का, मतलब RX का। तो यहाँ से ये चीज़ निकल जाती है। और किसके प्रेजेंस में निकलती है? ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में निकलती है। ड्राई ईथर बनता क्या है? यहाँ से R सिंगल बॉन्ड R बनता है प्लस 2NaX प्लस 2NaX। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ से क्या बना? 2NaX। मतलब क्या हुआ इस रिएक्शन में? 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म एल्केन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। तो देखिए, यहाँ कहीं भी ना तो अमाइड का जिक्र हुआ है ना अमाइन का जिक्र हुआ है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी तो आपका सही नहीं रहेगा। उसके बाद दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं। कौन सी रिएक्शन की बात करते हैं? पर्किन रिएक्शन की बात हम यहाँ से करते हैं। पर्किन रिएक्शन क्या होती है? तो सबसे पहले बताते हैं पर्किन रिएक्शन कौन देता है। तो पर्किन रिएक्शन जो देने वाला कंपाउंड है वो कौन देता है? C6H5CHO। मतलब क्या बोलते हैं इसको? बेंजल्डिहाइड। और किसके बीच में होती है? एसिडिक एनहाइड्राइड के बीच में होती है। क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला? CH3CO। और इस पूरे का अगर होल ट्वाइस कर दें O तो इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। मतलब दीज आर द रिएक्टेंट्स ऑफ पर्किन रिएक्शन। It means we can say that benzaldehyde and acetic anhydride both reacts with each other to form cinnamic acid। क्या बनाते हैं यहाँ से? ये दोनों रिएक्शन करके बना लेते हैं सिनेमिक एसिड। C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। दिस इज कॉल्ड सिनेमिक एसिड। तो ये क्या बनाते हैं? सिनेमिक एसिड बनाते हैं। और एक और कंपाउंड बनाते हैं यहाँ CH3COOH, मतलब एसिडिक एसिड। सिनेमिक एसिड एंड एसिटिक एसिड आर द प्रोडक्ट ऑफ पर्किन रिएक्शन, while acetic anhydride and benzaldehyde both are the reactant of the Perkin reaction, and the reactant is catalyst is CH3COONA। CH3COONA, this is the reactant of Perkin reaction and it is known as sodium acetate। तो the correct
ये आपकी कौन सी हो गई, पर्किन रिएक्शन हो गई। इसमें भी अगर हम बात करें तो एमाइड और अमाइन का कहीं जिक्र नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बात करते हैं किसकी, किसकी बात करते हैं यहाँ से हम बात करते हैं जो हमारी कौन सी है, क्लेजन कंडेंसेशन। अगर क्लेजन कंडेंसेशन की बात करते हैं तो क्लेजन कंडेंसेशन में रिएक्शन कौन करता है, CH3CO OC2H5 मतलब इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट की रिएक्शन एक और मोल से कराते हैं, किसके, इथाइल एसीटेट के एक और मोल से कराते हैं HCH2COO C2H5। तो देखिए यहाँ से ये कंपाउंड यहाँ से ब्रेक हो जाता है और क्या बनाता है, C2H5 बनाता है। और प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ से, ये भी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, C2H5ONA की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। और यहाँ से जो प्रोडक्ट बना आपका, उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, CH3CO CH2COO C2H5, इसको बोलते हैं हम इथाइल एसीटो एसीटेट। यहाँ से जो कंपाउंड बना CH3CO CH2COO C2H5, इसको बोलते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, बीटा कीटो ईस्टर। और एक सब्सटेंस कौन सा निकला यहाँ से, C2H5OH। तो इसमें भी कहीं भी अमाइन का जिक्र नहीं हुआ और अमाइड का जिक्र नहीं हुआ, इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो फिर सही ऑप्शन कौन सा हो गया, तो फिर इस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब ए में क्या होता है, ए ही ऐसी रिएक्शन है जो क्या करती है, जो अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करती है। मतलब इसमें क्या होता है, अमाइड लेते हैं, अमाइड की रिएक्शन किससे कराई जाती है, Br2 + KOH से कराई जाती है। किसकी, अमाइड की रिएक्शन, जो आपका अमाइड है इसकी रिएक्शन किससे कराई जाएगी, Br2 + KOH से कराई जाएगी। किससे, Br2 + KOH से, Br2 + KOH से इसकी रिएक्शन कराई जाएगी। तो आपका यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा, अमाइन बनेगा। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ गए हैं हम 3 पर। और 3 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 क्वेश्चन में कह रहा है फ्रक्टोज हैव ketonic group but glucose contains aldehydic group, still both of them reduces failing solution and tolerance reagent, what is the correct reason of for them? देखिए बच्चे, यहाँ से पहली चीज़ क्या बोली जा रही है, पहली चीज़ बोली जा रही है कि फ्रक्टोज इज एन इपीमर ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहला क्या बोला जा रहा है कि फ्रक्टोज ग्लूकोज का इपीमर है। इपीमर क्या होता है, सबसे पहले ये चीज़ जाननी पड़ेगी हमें, इपीमर क्या होता है। एक्चुअली इपीमर्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच वेरी इन वन पोजिशन फॉर द प्लेसमेंट ऑफ द OH ग्रुप। जैसे हम जिसकी बात करते हैं, कौन कौन से हैं, जैसे डी ग्लूकोज, अगर डी ग्लूकोज की बात करते हैं, और डी गैलेक्टोज, ये क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इपीमर होते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ये तो क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के, ग्लूकोज फ्रक्टोज की बात करते हैं तो ये एक दूसरे के इपीमर नहीं होते हैं। और पूछा क्या जा रहा है हमें कि सही कौन सा है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, फ्रक्टोज अंडरगो म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन क्या होता है, एक्चुअली म्यूटा रोटेशन क्या होता है, वो एक स्पॉन्टेनियस चेंज है, किसमें, स्पेसिफिक रोटेशन में। जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं उनका स्पेसिफिक रोटेशन होता है ना। कैसे होता है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो इसके कौन है, इसके अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी की बात करते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज की बात करते हैं हम, और बीटा डी ग्लूकोज की बात करते हैं, बीटा डी ग्लूकोज की बात करते हैं। तो ये म्यूटा रोटेशन शो करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन भी हमारा यहाँ से सही नहीं है। उसके बाद बोला जा रहा है कि जो हमारा लिब्रिडी ब्राइन कॉन्फ़िगरेशन है अकर्स इन फ्रक्टोज, बिल्कुल सही बात है। जो आपका यहीं से सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक और लिया गया है कार्बोहाइड्रेट से ही, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ग्लूकोज फॉर्म सिल्वर मिरर ऑन रिएक्टिंग विद टॉलरेंस रिएजेंट, इट प्रूव्स दैट, यानी कि जो टॉलन अभिकर्मक होता है, टॉलन रिएजेंट होता है, के साथ मिलकर ग्लूकोज सिल्वर मिरर देता है। इससे क्या सिद्ध होता है
देखिए जब ये रिएक्शन करेगा तो इससे सिद्ध क्या होता है, पहला है ग्लूकोज कंटेन्स अ कार्बोजाइलिक ग्रुप। तो सबसे पहले हम ये याद रख लें कि ग्लूकोज में क्या क्या होता है। तो ग्लूकोज की अगर हम बात करते हैं तो ग्लूकोज में एक होता है, अगर हम एक की बात करते हैं तो एक होता है प्राइमरी अल्कोहल। क्या होता है, प्राइमरी OH ग्रुप, प्राइमरी OH ग्रुप। दूसरी बात करते हैं तो 4 होते हैं यहाँ से सेकेंडरी SEC, सेकेंडरी OH ग्रुप। और एक होता है यहाँ से एल्डिहाइडिक ग्रुप, मतलब CHO ग्रुप। ये आपको ग्लूकोज में देखने के लिए मिलते हैं। ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, ग्लूकोज में एक प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, 4 सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। तो पहली बात में बोल रहा है कि कार्बोजाइलिक ग्रुप होता है, तो आप लोगों को बता चुके हैं कि कार्बोजाइलिक ग्रुप तो है नहीं, होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ग्लूकोज कंटेन्स एन अमीनो ग्रुप, अभी ये भी बिल्कुल बेटे गलत हो गया है क्योंकि हमने अभी बता दिया है कि अमीनो ग्रुप भी नहीं होता। ग्लूकोज कंटेन्स अ कीटो ग्रुप भी नहीं होता। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया है, ग्लूकोज कंटेन्स एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इज। देखिए बेटे, इसके लिए क्या ध्यान रखना है आपको, इसके लिए ध्यान ये रखना है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो टॉप टू बॉटम क्या होती है। अगर उसकी बात करते हैं हम टॉप टू बॉटम की, तो टॉप टू बॉटम क्या होती है, टॉप टू बॉटम होती है इंक्रीज। क्या होती है, ऊपर से नीचे जाने पे, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है, और इधर से लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो लेफ्ट से राइट तो हमें देखना ही नहीं है, हमें क्या देखना है, क्योंकि सारे के सारे हैलोजन दिए हुए हैं और हैलोजन का सीक्वेंस क्या होता है, FCl Br और I। इसका मतलब क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो होती है वो फ्लोरीन की होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा क्या होनी चाहिए, फ्लोरीन की होनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन या तो आपका कौन सा सही होना चाहिए, ए सही, मतलब ए ही सही होना चाहिए इस हिसाब से तो। लेकिन होता क्या है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा होता है और फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसकी नहीं हो पाती। फिर सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। तो देखिए ऑप्शन में अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन आपको यानी कि बी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा बता रहे हैं आपको क्लोरीन की, तो क्लोरीन आपको सी और डी ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा है, सबसे ज़्यादा इसकी है। फिर इससे कम किसकी होगी, इससे कम होगी फ्लोरीन की, और फिर आपका ट्रेंड चल जाएगा Br की और I की। तो ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ NaCl हाउ मैनी Cl नेगेटिव आयंस आर सराउंडेड बाय सोडियम आयंस। मतलब Cl नेगेटिव जो Cl आयन होते हैं, क्लोराइड आयन होते हैं, वो कितने Na पॉजिटिव से सराउंडेड होते हैं। तो यहाँ ये बताना है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो NaCl की स्ट्रक्चर होती है, जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है, FCC होती है। FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है। NaCl जो होता है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से बना हुआ होता है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो क्या होती है, 6 होती है। मतलब जो 6 Na पॉजिटिव से क्या घिरा हुआ होता है, 6 Na पॉजिटिव से घिरा हुआ होता है एक Cl नेगेटिव, या हम सीधे सीधे शब्दों में ये बोल सकते हैं 6 Cl नेगेटिव से घिरा हुआ होता है एक Na पॉजिटिव। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि एक Cl नेगेटिव किससे घिरा हुआ है, तो आप आंसर लगाइए 6 Na पॉजिटिव से। या कभी भी क्वेश्चन आ जाता है एक Na पॉजिटिव किससे घिरा हुआ है, तो 6 Cl नेगेटिव से, यानी कि ऑप्शन यहाँ आपका सही जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ क्लोराइड्स ऑफ एल्काइल मेटल फॉलोज द ऑर्डर। तो यहाँ से कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा, यहाँ आपको ये बताना है। तो इसमें क्या है, देखिए सब जगह Cl तो सब में कॉमन है, बाकी क्या दिया हुआ है, Li दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है, Li। उसके बाद दिया हुआ है Na, Li, Na, K, Rb, Na, Cl, 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 Na,
CS, मतलब सब क्या दिए हुए हैं, सब एक ही ग्रुप के दिए हुए हैं। कौन से? फर्स्ट ए ग्रुप के दिए हुए हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। तो ऊपर से नीचे जाने पे देखिए जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, ऊपर से नीचे जाने पे जैसे जैसे साइज क्या होगा? बढ़ता जाएगा, तो आपका जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। क्योंकि Cl तो सब में कॉमन है, हम मेटल के बेस पर ही निकाल लेंगे। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? CsCl की हो जाएगी। CsCl दो ऑप्शन में है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, ये तो हो नहीं सकते, दोनों में है। उससे ज़्यादा उससे कम किसकी होगी? फिर आरबी वाले की होगी। यानी कि यहाँ से जो ऑप्शन बन रहा है आपका सही कौन सा बन रहा है? ऑप्शन सी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है द ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl इज 1.03 डिबाई। मतलब क्या दिया जा रहा है? ऑब्जर्व्ड, म्यू ऑब्जर्व्ड दिया जा रहा है। यहाँ अगर म्यू ऑब्जर्व्ड की बात करें तो यहाँ लिख के डाल देते हैं इसको, म्यू ऑब्जर्व्ड कितना दिया गया है आपको? म्यू ऑब्जर्व्ड दिया गया है 1.3 इंटू, बाद में लिखेंगे इसको, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही, डिवाइड द बॉन्ड लेंथ इज 1.275 इंटू 275 एंगस्ट्रॉम, और ई आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या देखिए, म्यू ऑब्जर्व तो दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? म्यू कैलकुलेट निकाल लेते हैं, या म्यू आपका नॉर्मल निकाल लेते हैं। ऑब्जर्व्ड आपको दिया हुआ है, म्यू नॉर्मल निकाल लेते हैं। अगर म्यू नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल को हम आयनिक भी बोलते हैं, तो ये निकाल लेते हैं। ये किससे निकल जाता है? इसका फॉर्मूला होता है ED। अब आपको E जो दिया हुआ है, E दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻⁻10। और क्या यहाँ D की बात करते हैं तो D कितना दिया हुआ है? D आपका डिस्टेंस हो गया, मतलब लेंथ हो गया 1.275 इंटू 10⁻⁻8। कितना आ गया? 8, क्योंकि सेंटीमीटर में रखनी होती है हमें। इसको पूरे को कैलकुलेट किया आपने, तो कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा आपका? आ जाएगा 6.12 इंटू 10⁻⁻18। जो आपकी यूनिट आएगी वो क्या आएगी? ESU सेंटीमीटर आएगी। क्या आएगी? ESU सेंटीमीटर। और इस ESU सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे? डिवाई में बदलने के लिए 10⁻⁻18 से डिवाइड कर देंगे। 10⁻⁻18 से 10⁻⁻18 कट जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा? 6.12। ये 6.12 आपका क्या है? म्यू नॉर्मल है। इसके बाद हमें क्या निकालना है? यहाँ से परसेंट आयनिक करैक्टर निकालना है। तो यहाँ से परसेंट आयनिक करैक्टर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको? जो आपका क्या था? म्यू था। कौन सा म्यू था? अगर हम म्यू की बात करते हैं तो म्यू कौन सा था? म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू आयनिक इंटू 100। ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चन निकाल लेंगे, तो आपका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ से कौन सा बन जाएगा? सी ऑप्शन आपका यहाँ से सही बनेगा। कर लीजिएगा इसको, इंटू 100 हो जाएगा, म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कंपाउंड्स इन विच, हाँ एक और पीछे के क्वेश्चन में, जो पीछे का क्वेश्चन था इसमें एक और चीज़ बता देते हैं। देखिए आयनिक करैक्टर होता क्या है? जितने भी हमारे कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, यानी कि जिनमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, उनमें थोड़ा बहुत आयनिक करैक्टर रहता है। कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी कंपाउंड कंप्लीटली इलेक्ट्रोवैलेंट नहीं होता, कंप्लीटली कोवलेंट नहीं होता। जिसमें जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें थोड़ा बहुत आयनिक करैक्टर जरूर होता है, और जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें थोड़ा बहुत कोवलेंट करैक्टर जरूर होता है। तो जो आपके कोवलेंट कंपाउंड हैं उनमें कितना परसेंट आयनिक करैक्टर है, इसको कैलकुलेट किया जाता है किसकी टर्म में? डाइपोल मोमेंट की टर्म में। जैसे आपको डाइपोल मोमेंट एक दिया हुआ है, दूसरा निकाल लिया, और दोनों का फिर जब हमने रेशियो निकाला, यानी कि परसेंटेज निकाली, तो वहाँ से पता लग गया कि उसमें कितना परसेंट आयनिक करैक्टर था। चलिए क्वेश्चन पे नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। देखिए पहले की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट की बात करते हैं, तो फर्स्ट वाले में आपका CaC2 कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। CaC2 एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि कैल्शियम है, कैल्शियम तो मेटल है, और मेटल आयनिक बॉन्ड नहीं बना रही है। अगर दूसरे की बात करें तो Mg3N2 है यहाँ पर,
मैग्नीशियम नाइट्राइड ये भी नहीं बनाता। अगर तीसरे की बात करते हैं, जो हमारा थर्ड वन है, थर्ड वन की बात करते हैं तो थर्ड वन में हो सकता है, और डी की बात करते हैं तो इसमें भी Mg3N2 हो गया। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, यहाँ से जो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा वो कौन से बनाएंगे, सी वाले ऑप्शन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है इन विच ऑफ द इन द गिवन कंपाउंड्स विच वन कंपाउंड्स ऑल कार्बन हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हाइब्रिडाइजेशन जिसमें सेम होगा वो पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही पता लग जाए कि सेम हाइब्रिडाइजेशन का पता कैसे लगता है। देखिए जहाँ कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, वहाँ आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वहाँ पर होगा sp2। और जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। तो इसी के बेस पे निकाल लेंगे हम। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पहले वाले की बात करते हैं, तो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ sp3 होगा, दूसरे में sp2 होगा, यहाँ पर भी sp2 होगा, यहाँ बात करते हैं तो sp होगा, यहाँ बात करते हैं sp होगा, तो सब में एक जैसा है ही नहीं। अगर बी ऑप्शन की यहाँ से बात करते हैं तो बी ऑप्शन में क्या है आपका, यहाँ sp3 है, यहाँ sp3 है, लेकिन यहाँ sp2 आ गया, यहाँ sp आ गया, यानी कि एक ही कार्बन के जब एक कार्बन है इसके दोनों तरफ अगर डबल बॉन्ड हो जाए तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, यहाँ sp2 होगा। अगर हम सी की बात करते हैं, कौन से ऑप्शन की बात करते हैं, सी ऑप्शन की बात करते हैं, सी अभी हमारा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सी ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें sp2 होगा, इसमें भी sp2 होगा, इसमें भी sp2 होगा, इसमें भी sp2 होगा, इसमें भी sp2 होगा, लेकिन ये जो नीचे जुड़ा हुआ है साइड चेन में इसमें sp2 नहीं होगा, यानी कि इसमें sp3 होगा। तो हमारा लास्ट ऑप्शन ही फिर यहाँ से सही हो जाएगा, लेकिन इसको एक बार देख लेते हैं हम, होना तो यही सही चाहिए। देखो CH2 यहाँ sp2, इसमें भी sp2, इसमें भी sp2, इसमें भी sp2, इसमें भी sp2, हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 contain how many sigma and pi bonds? contain, शायद क्वेश्चन छूट गया ऊपर, नहीं, मतलब ये जो कंपाउंड है इसमें थोड़ा सा इंग्लिश वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेकिन क्या पूछा जा रहा है, जो कंपाउंड दिया हुआ है इस कंपाउंड में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड होंगे। देखिए बच्चे, हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उससे जुड़ने के लिए आप लोगों को वीडियो के नीचे एक लिंक दिया जा रहा है, उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे लिंक से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आगे देखिए यहाँ से क्या होगा, पहले क्या करते हैं हम पूरी स्ट्रक्चर को क्या कर लेते हैं, पूरी स्ट्रक्चर को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ जो स्ट्रक्चर बन रही है, देखो CH2 को अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, H सिंगल बॉन्ड C, और C के नीचे भी क्या जाएगा H, उसके बाद डबल बॉन्ड है यहाँ C, फिर डबल बॉन्ड है C, और फिर क्या है यहाँ H, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH। ये आपकी स्ट्रक्चर है। अगर इसमें हम सिग्मा पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड सिंगल में सिग्मा, जहाँ भी सिंगल आपको दिख रहा है सिग्मा सिग्मा, जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में क्या होता है एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है। बाकी अगर हम बात करते हैं तो क्या होते हैं आपके पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कहाँ होते हैं, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड, यहाँ एक पाई बॉन्ड रहा होगा, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड रहा होगा, और यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ दो पाई बॉन्ड रहे होंगे। तो यानी कि टोटल हमारे पाई बॉन्ड कितने आ गए, 4। देखिए पाई बॉन्ड 4 कहाँ है, पाई बॉन्ड 4 है सी या डी ऑप्शन में, लेकिन सिग्मा काउंट कर लेते हैं, सिग्मा कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सिग्मा हो रखे हैं, एक यहाँ भी है ना सिग्मा, ये वाला यहाँ भी सिग्मा है, तो सिग्मा कितने हो रखे हैं 8, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका, यहाँ से डी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 क्वेश्चन,
बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो आपका CO है, CO में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो जो आपका CO है, CO में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। देखिए जो कार्बन है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और O में कितने होते हैं 8। दोनों को मिला लीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 14 इलेक्ट्रॉन आ गए। सही ऑप्शन रहेगा यहाँ से भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच एलिमेंट कंटेन्स डी इलेक्ट्रॉन, यानी कि डी इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, यानी कि डी ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा है। देखिए यहाँ से अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम तो डी ब्लॉक एलिमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मेटल ही नहीं है, ये क्या है, इनर्ट गैस है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा है, पी है। इसकी बात करते हैं तो पी है। अगर मैग्नीशियम की बात करते हैं तो ये एल्कलाइन अर्थ मेटल में आता है, ये भी क्या है, एस है। और एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम क्या है, पी है। वैसे आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख सकते हैं कि कौन से एलिमेंट का है। देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। तो ये क्या है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। कौन से होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, आपके 21 से लेकर 30 तक क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। कहाँ से, 21 से लेकर 30 तक। और कौन से होते हैं, आपके 39 से लेकर 48 तक, ये भी आपके क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। और भी होते हैं 57 वाला जो होता है, उससे आगे होते हैं। मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो लेंथेनॉइड्स के बीच में आ रहे होते हैं, उसके आसपास आ रहे होते हैं। यानी कि 4 सीरीज होती हैं टोटल। मैं अभी आपको 2 बता रहा हूँ, 21 से लेके 30 तक और 39 से लेके 48 तक। ये क्या है आपके, ये डी ब्लॉक हैं। इसको बोलते हैं 3D सीरीज और इसको बोलते हैं 4D सीरीज। ऐसे ही आपकी नेक्स्ट सीरीज जो शुरू होती है वो किससे होती है, वो 57 से होती है, लेकिन 58 से लेके 71 तक जो आ जाते हैं आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं। और फिर 72 से लेके 80 तक रहती है। और अगर 4th सीरीज़ की बात करते हैं तो वो 89 से स्टार्ट होती है, लेकिन वहाँ भी 90 से लेके 103 तक एफ ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं। तो फिर वो 104 से शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है, ऑन एडिंग AgNO3, ऑन एडिंग AgNO3 solution to a solution of PT NH3 whole thrice Cl3Cl, the percentage of total chloride ion precipitated, मतलब कितने आयन यहाँ से प्रेसिपिटेट होंगे। देखिए अगर ये कंपाउंड की बात करते हैं, जो आपको कंपाउंड दिया गया है, इसकी अगर रिएक्शन हम किससे करा दें, इसकी रिएक्शन अगर AgNO3 से करा दें तो आपको पता लग जाएगा कितने प्रेसिपिटेट होंगे यहाँ से। जैसे ही इसकी AgNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो एक कंपाउंड बनता है AgCl। कौन सा बनता है, AgCl। दूसरा कंपाउंड कौन सा बनता है यहाँ से, दूसरा कंपाउंड बनता है बिग ब्रैकेट PT NH3 और NH3 का होल थ्राइस Cl3, और इसके बाहर क्या आ जाता है, NO3। कितना आ जाता है, NO3। यानी कि यहाँ कंपाउंड जो हुआ, AgNO3 ने जब रिएक्शन की इस कंपाउंड से, तो केवल कितना AgCl निकला, एक ही AgCl निकला है। कितना निकला है, 1 AgCl निकला है। तो यहाँ से 1 AgCl निकलने से पता क्या लगा कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में कितने हैं, सॉल्यूशन में अगर बात करते हैं, सॉल्यूशन में Cl निगेटिव की बात करते हैं तो Cl निगेटिव कितने हैं, 4 हैं। और अगर प्रेसिपिटेटेड Cl की बात करते हैं, PPT की बात करते हैं, प्रेसिपिटेटेड Cl निगेटिव की बात करते हैं, तो वो कितना है, 1 है। यानी कि अगर हम परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 100, यानी कि कितना आ जाएगा, 100/4, मतलब 25%। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ से आपका, 25%, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस हैज़ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। देखिए बेटा यहाँ से क्या निकालनी है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री निकालनी है। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का पता कैसे लगेगा आपको, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का पता लगेगा कि जो आपका डी ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है कि इनर डी ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है कि इनर डी ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है। देखिए सबसे पहला आपका क्या है, CN की बात करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और यहाँ बाकी जो लिगेंड आई हैं Cl, ये सारी की सारी कैसी लिगेंड है, अगर इनकी बात करते हैं तो ये वीक लिगेंड है, और ये कैसी है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो आमतौर पे इस यहाँ आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो शायद यही आंसर होगा, लेकिन ये आंसर नहीं है। पूछा क्या जा रहा है, टेट्राहेड्रल कौन सा होगा। तो इन सब का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के हम देख सकते हैं। जो पहला वाला है, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो DsP2 आता है, और किस में आता है, DsP2, यहीं से पता लग जाएगा। आपका जो PdCl4 है, इसमें भी क्या आता है, DsP2 आता है। और आपका HAu वाला जो है, इसमें भी क्या आता है,
DsP2 आता है। तो जब भी DsP2 आएगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, और जब sp3 आएगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और एक ही ऑप्शन बचा आपका बी आंसर यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कोबाल्ट, यानी कि कौन सा विटामिन ऐसा है जिसमें कोबाल्ट होता है। तो सबसे पहले कौन सा है, विटामिन B2 है। अगर B2 की बात करते हैं तो B2 को क्या बोलते हैं हम, विटामिन B2 का केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है केमिकल नेम इसका, राइबोफ्लेविन। इसका B2 का जो नाम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। अगर हम इसकी बात करते हैं, किसकी, सी की बात करते हैं, सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। सी का क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सी की कमी से कौन सा सी बीमारी होती है, आपको बताया था पिछले किसी वीडियो में है। सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है, और स्कर्वी से क्या होता है, जो हमारे मसूड़े होते हैं वहाँ से ब्लड आने लगता है। सी का सब जो रिचेस्ट सोर्स होता है वो क्या होता है, आंवला होता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं B6 की, तो B6 का केमिकल नेम जो होता है वो होता है पिरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं उसको। लेकिन यहाँ से जो पूछा जा रहा है कि कोबाल्ट किस में है, तो कोबाल्ट किस में होता है, विटामिन B12 में होता है, विटामिन B12 में। और विटामिन B12 का क्या नाम होता है, केमिकल नाम होता है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, कोबालामिन। देखो नाम से ही पता लग रहा है, साइनो मतलब साइनो ग्रुप होता है, कोबालामिन मतलब कोबाल्ट ग्रुप होता है, कोबाल्ट मेटल होती है, और अमाइन ग्रुप होता है। काम क्या होता है विटामिन B12 का, ब्लड फॉर्मेशन का काम होता है, यानी कि ब्लड फॉर्मेशन में सहायक होता है ये। और इसकी कमी से कौन सा एनीमिया रोग होता है, जिसको क्या बोलते हैं, रक्त में कमी आ जाती है, मतलब ब्लड में ब्लड कम हो जाता है बॉडी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, द ह्यूमन ब्लड कंसिस्ट ऑफ, यानी कि ह्यूमन ब्लड में क्या होता है, ह्यूमन ब्लड में पूछ रहा है नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स, ज्विटर आयन चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स। देखिए यहाँ न्यूट्रल पार्टिकल्स तो होते नहीं हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो ये भी गलत हो गया, और ज्विटर आयन भी गलत हो गया। चार्ज पार्टिकल में भी कौन से होते हैं आपके, पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं। कैसे पता लगेगा कि पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं, तो आपने देखा होगा जब घाव हो जाता है, यानी कि चोट लग जाती है, तो चोट पे क्या लगाया जाता है, फेरिक क्लोराइड लगाया जाता है, या फिटकरी लगाई जाती है, जिससे क्या होता है, ब्लड रुक जाता है। रुकता क्यों है, क्योंकि जो आपकी फिटकरी होती है, फिटकरी में Al3 पॉजिटिव होते हैं, और FeCl3 में भी Fe3 पॉजिटिव होते हैं। वो क्या कर देते हैं, कोएगुलेशन कर देते हैं ब्लड का, यानी कि थक्का बना देते हैं, जिससे ब्लड रुक जाता है। तो सही ऑप्शन जो जाएगा यहाँ से, अगर सही ऑप्शन की बात करें तो कैसे होते हैं, क्योंकि Al पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इसमें जो चार्ज पार्टिकल रहे होंगे वो कैसे रहे होंगे, निगेटिव रहे होंगे। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 क्वेश्चन में पूछ रहा है आइसोप्रीन इज द बिल्डिंग यूनिट ऑफ, आइसोप्रीन किसकी बिल्डिंग यूनिट है। तो देखिए प्रोटीन की, एल्केलॉइड की, कार्बोहाइड्रेट की, और टर्पिनॉइड की। तो बताते हैं ये जो यूनिट है ये किसकी है, ये आपकी टर्पिनॉइड की है। किसकी है ये टर्पिनॉइड की आपकी हो जाएगी। इसका जो सही आंसर रहेगा वो टर्पिनॉइड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है प्रोटीन पॉलीमर्स आर मेड फ्रॉम दोज कंपाउंड्स इन विच देयर आर, यानी कि प्रोटीन बहुलक जो होते हैं उन यौगिकों के बने होते हैं जिनमें क्या होता है। देखिए प्रोटीन किससे बनती है, प्रोटीन बनती है अमीनो एसिड से। किससे बनती है, अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड क्या होते हैं, जिनमें NH2 ग्रुप हो और जिनमें क्या हो, COOH ग्रुप हो, यानी कि 2 ग्रुप होने चाहिए। अमीनो एसिड में 2 ग्रुप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अमीनो ग्रुप और कार्बोजाइलिक ग्रुप। तो ऐसा ऑप्शन छांट लीजिए जिसमें ये दोनों के दोनों आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो ऐसा ऑप्शन आपका डी आ रहा है। वही अमीनो एसिड होते हैं जिनमें अमीनो एसिड, देखो नाम से बोल रहा है अमीनो एसिड, अमीनो मतलब अमाइन, एसिड मतलब कार्बोजाइलिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में तो कार्बोजाइलिक एसिड ही ऑर्गेनिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। इसमें पूछा जा रहा है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन ऑन पॉलीमराइजेशन यील्ड, यानी कि टेट्राफ्लोरोइथाइलिन क्या देता है। देखो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन जो देता है वो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन देता है। किस पर, पॉलीमराइजेशन पर। क्या देता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। और पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन की अगर हम बात करते हैं तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन जो बनता है वो किससे बनेगा,
इसकी अगर हम बात करते हैं, मतलब किससे बनेगा नहीं, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन बनेगा, उसी का दूसरा नाम क्या होता है, उसी का दूसरा नाम होता है टेफ्लॉन। यहीं से सही जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, टेफ्लॉन के साथ जाएगा। तो ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन था। हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।